सबको विदित है कि हम अपने 1000वें दिन की ओर बढ़ रहे हैं। युगहर कार्यक्रम कोरोना काल से अनवरत संचालित है और जिसमें हम किसान भाइयों के द्वारा स्वैच्छिक रूप से यह संचालित हो रहा है। जन कल्याण के भाव से हम समाज का कल्याण कैसे कर सके, समाज स्वस्थ कैसे रह सके और समाज स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की अति आवश्यकता होती है। शुद्ध सात्विक भोजन कैसे उपलब्ध हो, इस पर हम लगातार चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं और भोजन आता है हमारे खेत से। तो जब किसान भाई शुद्ध सात्विक भोजन उगाएंगे और वह जब हमारे घर में आएगा वह हमारे पेट में आएगा। इस पर हम लगातार चिंतन कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ के माध्यम, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये सामाजिक गतिविधियां संचालित हैं जो स्वैच्छिक रूप से संचालित होती हैं और देश का एक मात्र संस्थान पतंजलि योगपीठ जो सामाजिक क्षेत्र में लगातार जन कल्याण जन सेवा के कार्य में समर्पित है। और हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय पवन कुमार जी, जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ जनरल मैनेजर हैं। उनके कुशल नेतृत्व में यह अनवरत स्वैच्छिक कार्यक्रम संचालित है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन कुमार जी को कि वो आए और आज के हमारे द्वितीय सत्र में अपना मार्गदर्शन और चीफ गेस्ट महोदय का परिचय के साथ उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत सुंदर आज की हमारी कक्षा। और आज मध्य प्रदेश के हमारे जो साथी हैं भगवान दास जी, उन्होंने आज योग कराया। मध्य प्रदेश से ही हमारे साथी मुनीलाल जी ने आज हनुमान चालीसा का पाठ कराया। और मध्य प्रदेश में ही वर्तमान में विराजमान डॉक्टर विनय स्वरूप मेहरोत्रा जी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। भोपाल में ये कार्यरत हैं। इनका एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो शिक्षा के क्षेत्र में, वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने आज सहमति दी है इस सत्र को मैं अपने अनुभव, अपने विशाल अनुभव का जो उनका दायरा है उसमें से कुछ चीजें आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और उनके अनुभव का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश के कम से कम किसानों को तो पूर्ण रूप से उनका लाभ लेना चाहिए। जब भी ऐसा अवसर होगा हमारे किसान उनके साथ संवाद करें, उनके साथ मिलें, उनके साथ भी आने वाले समय पर और ज्यादा हम गहराई के साथ बातचीत, संवाद, जहाँ तक के संभव हो तो फील्ड विजिट और अपने कार्यों को दिखाने का भी प्रयास करें। तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि उनको फिर ऑफिस भी जाना होता है 8 बजे के बाद, मैं डॉक्टर विनय स्वरूप मेहरोत्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि कृषि पशुपालन के क्षेत्र में कृषकों के द्वारा जो कौशल विकास की आवश्यकता है उसके बारे में उनके क्या अनुभव है, उनके संस्थान के क्या कार्य हैं, इसके बारे में वो समग्र रूप से हमें मार्गदर्शन करने का करें। और आप सादर आमंत्रित हैं विनय जी। आप सभी के तरफ से इस योगाहार परिवार में आपका स्वागत है और आप निरंतर इस तरह से जुड़े रहेंगे, यही हमारी आशा है। आप सबको धन्यवाद। और मैं आगे का सत्र डॉक्टर विनय मेहरोत्रा को सर एक चीज पूछना चाहते हैं सर, इस ऐप पर सर सब दिन योगा होगा ना सर? इसी ऐप से सर सब दिन योगा होगा? पशुपति जी, आपका प्रश्न हम बाद में ले लेंगे, अभी हम मुख्य अतिथि को पहले सुन लेते हैं। जी डॉक्टर विनय। नमस्कार, ओम। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता, मेरे को नहीं इसके बारे में चर्चा हुई है कि नहीं, कि हमारा जो संस्थान है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान एक शीर्ष संस्थान है जो कि भोपाल में स्थित है और ये एनसीईआरटी की एक अभिन्न इकाई है जो व्यावसायिक शिक्षा में विगत 30 सालों से निरंतर जो है प्रयास कर रही है कि व्यावसायिक शिक्षा को हम कैसे हमारे देश में प्रचलित करें, उसको बढ़ावा दें, उसमें जो भी संसाधन की जरूरत है उसको उपलब्ध कराएं स्कूलों में। तो हमारा जो फोकस है वो सारा विद्यालयों में है कि जो व्यावसायिक शिक्षा जिस तरह से दी जानी चाहिए वो हम उसको उपलब्ध कराएं।
मेरी जो शिक्षा है वो प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे सेंट जोसेफ्स कॉलेज इलाहाबाद से हमने शिक्षा ली। उसके बाद जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, आप लोगों को सबको पता होगा, पवन जी भी वहीं से हमारे साथी थे, हम लोग साथ में रहे हैं शुरू से ही। हम लोग ने वहाँ पे बीएससी एजी किया, फिर हमने वहाँ से एमएससी एजी प्लांट पैथोलॉजी में लिया, उसकी डिग्री ली, और उसके बाद पीएचडी जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ये संस्थान है, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, वहाँ पे जो है लेक्चरर की पोस्ट पे ज्वाइन किया। उसके बाद आज मैं विगत 10 सालों से प्रोफेसर हूँ। ये संक्षेप में, बाकी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने बारे में भी और संस्थान के बारे में इस प्रेजेंटेशन के दौरान। मैं कोशिश कर रहा था कंप्यूटर से आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने की, लेकिन उसमें कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है लिंक में, तो मोबाइल से ही बातचीत हम लोग करेंगे। प्रेजेंटेशन इसमें दिखाना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो जो हम बातचीत के दौरान जो भी आपके प्रश्न होंगे वो हम ले लेंगे। सो हम सब जानते हैं कि भारत जो है एक विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसकी आबादी 140 करोड़ से अधिक है। हमने चाइना को भी जो है पीछे छोड़ दिया है। समस्या आबादी की नहीं है, समस्या हमारे संसाधन या संसाधन जो हमारे पास विभिन्न संसाधन हैं, जिसमें मानव संसाधन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। उसको हम कैसे दिशा दिखाएं कि हमारे देश में ये आबादी जो है उपयोगी साबित हो। सो अगर हम हमारे देश में देखें, 15 से 20 के आयु वर्ग के जो लोग हैं, 25.24 करोड़ युवा हैं इस आबादी में, और इतनी बड़े युवा देश के लिए हमें प्रयास करना होगा कि उनका कौशल विकास हम करें। नहीं तो ये युवा जो है भटक जाएंगे और विभिन्न गतिविधियां जो जो हमारे लिए अनुरूप नहीं होंगी, हमारे देश के लिए अनुरूप नहीं होंगी, उसमें लग जाएंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमें संसाधन को किस तरह से सही दिशा दें, निर्देशित करें, और ये उत्पादकता और नए विकास के क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करें। तो अगर हम बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमें इनको लगाना होगा, तो उत्पादकता में वृद्धि करनी, उसके लिए हमें उत्पादक शक्ति बनाना होगा हमारे युवाओं को, और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि वैज्ञानिक, तकनीकी या कृषि से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें हमें इनको ले जाना होगा। नए विकास क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए हमें युवाओं को तैयार करना होगा। जैसे आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ड्रोन टेक्नोलॉजी की, जीआईएस है। कृषि में अगर हम बात करते हैं तो प्रिसीजन फार्मिंग की बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है, क्योंकि हमारे खेत दिन पे दिन छोटे होते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कुछ सत्रों में जो यहाँ पे सुना कि बात हो रही है सॉइल टेस्टिंग की, और पतंजलि जैसे पवन जी ने बताया था कि सांप सीढ़ी के खेल के द्वारा जो है हम मिट्टी के जो टेस्टिंग कर रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग की बात हो रही है। तो उसमें हमें किस तरह से किसानों को जो नए विकास के क्षेत्र हैं उसमें तैयार करना होगा। तो जो युवा हमारे जो स्कूलों से आ रहे हैं या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं, उनको हम किस तरह से तैयार करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, नवाचार के लिए और स्वच्छ ऊर्जा के लिए। क्योंकि आज हम सबसे बड़ी जो समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप दिल्ली की सिचुएशन देखें आज, वहाँ पे पॉल्यूशन अपने पीक पे है, और यही सारे शहरों की हालत होने जा रही है। बेंगलोर भी ट्रैफिक कंजेशन से जूझ रहा है। वहाँ पे एक 4 किलोमीटर जाने के लिए भी आपको आधा घंटा, पौन घंटा तो लग जा रहा है। ये हालत है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। पॉल्यूशन भी सारे सब शहरों में बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हमें
क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हम ये दूसरे देशों ने करके दिखाया। अगर आप जर्मनी, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड ये सब जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे हवा में इस तरह का पॉल्यूशन नहीं है जैसा हमारे यहाँ। तो हमें करना क्या होगा, हमें जो है सारे प्रयास करने होंगे इस तरह के कि जो है हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे जोर दे सके, और इन हमारे युवाओं को, जो युवा संसाधन है, उनको तैयार करना होगा इसके लिए। उद्यमिता को जो है हमें प्रोत्साहन देना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है, उद्यमिता विकास करना होगा, क्योंकि जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तभी जॉब्स मिलेंगी लोगों को। उस पे बहुत कम काम हुआ है, और हमें इसके लिए जो मंत्रालय भी बना है, जो उद्यमिता विकास मंत्रालय है, जो कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय है, उसमें उन्होंने काफ़ी काम कर रहे हैं, बट अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह के एंटरप्रेन्योर्स तैयार होने चाहिए अभी तक नहीं हम कर पा रहे। स्टार्टअप्स की बात होती है, बहुत से स्टार्टअप शुरू भी हुए, बंद भी हो रहे। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो कौशल विकास पे ज़ोर देने की हमें हर सेक्टर में, जैसे अगर हम कृषि के जैसे है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, आईटी, आईटीएस है, टेलीकॉम है, लॉजिस्टिक्स है, वेयरहाउसिंग है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें काम करने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा जहाँ पे अभी भी वर्कर्स की लाइफ जो है बहुत ही मिज़रेबल है। उनके लिए हमने बहुत कुछ नहीं कर पाए, हालाँकि जैसे हम बात करें कुछ बदलाव ज़रूर आए हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, वो दिए गए हैं, वो पहनते हैं, और उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स भी हमने डेवलप किए हैं। बट जैसा कि ब्यूटी एंड वेलनेस में हुआ है या रिटेल में हुआ है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में हम लोग आए हैं, उसी तरह हमें कंस्ट्रक्शन में और भी जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी लोगों के जीवन का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं रह पा रहे, तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। हमें जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें नई पीढ़ी का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, और ये आत्मनिर्भर भारत की नींव है। तो अगर हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें कौशल विकास पे जरूर ध्यान देना होगा। तो भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करा है, जिससे कि हम सामर्थ्य, समान हिस्सेदारी, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, जो अब लागू हो गई, आपको सबको पता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो है वो भी बन गया है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बना है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना है। तो बहुत सी चीज़ें तैयार करी जा रही हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो क्रियान्वयन के लिए हमें बहुत से परिवर्तन लाने होंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए एनईपी 2020 ने शैक्षणिक संरचना में परिवर्तन की सिफारिश करी है, और कहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित खोज आधारित, परियोजना आधारित, मतलब प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा स्कूलों में। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, हमें कौशल विकास करने के लिए हमें प्रोजेक्ट्स कराने होंगे बच्चों को, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो होता है, वहाँ पे जाके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के द्वारा, इंटर्नशिप्स के द्वारा, इस तरह से वो जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है उसको वो ले सके। तो हमें सिर्फ बच्चों को स्कूलों में या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से काम नहीं होगा, हमें उनको इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स देने पड़ेंगे, उनको एक्सपोज़र देना पड़ेगा। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूँ, जब हम लोग जीबी पंत यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जब तक 12वीं तक हमें ये नहीं पता था कि ये कत्था जो है, कत्था लगाते हैं ना पान में, ये कहाँ से आता है। तो हम लोग को जब इसकी बरेली में जो फैक्ट्री है वहाँ लेके गए, और टर्पेंटाइन ऑयल की भी फैक्ट्री में विज़िट कराया गया।
तब हमें पता चला कि ये कत्था जो है, ये खैर नामक जो पेड़ है, अकेशिया का टैचू, उसके हार्डवुड से जो है ये कत्था निकल के आता है। और उसको मतलब काट के उसका पूरा कोल्ड प्रोसेस है, उस तरह से प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके ब्रिक शेप में जो है वो बनते हैं। और फिर उसको जो है पान वाला जो है गला के पानी में और कत्था लगाता है पान में। तो ये बहुत ही बढ़िया जानकारी जो हम लोग को, क्योंकि इंडस्ट्री इसी तरह टर्पेंटाइन ऑयल कहाँ से आता है, इसके बारे में ऐसी बहुत सी जानकारी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो बच्चों पूरी पढ़ाई कर लेते हैं वो 12वीं तक या इवन कॉलेज भी पास आउट हो जाते हैं, इंजीनियर्स हैं हमारे, जिनको बहुत से एक्सपोज़र नहीं मिलता है प्रैक्टिकल, और उस वजह से वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। तो हमें रोज़गार उन्मुखी शिक्षा देने के लिए हमें बच्चों को कौशल विकास करना होगा, उनको इंडस्ट्री एक्सपोज़र देना होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करानी होगी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करानी होगी, और ऐसी लचीली शिक्षा का प्रावधान करना होगा कि वो सिर्फ़ पूरा टाइम स्कूल में ही ना रहें, बल्कि फ़ील्ड पे भी जाएँ और वहाँ से सीखें। तो इसी के लिए स्कूलों में अब जो समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें सारी स्कीम्स को मर्ज करके अब एक ही स्कीम जो चल रही है, होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा देने की बात हो रही है। उसी तरह उच्च शिक्षा में जो है बहुत से बदलाव लाए जा रहे हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जैसे बी-वॉक है, बैचलर इन वोकेशंस, एम-वॉक है, मास्टर्स इन वोकेशन। इस तरह के जो है व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो है पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे आज जो इवन आईआईटीज़ से जो बच्चे निकल रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब बहुत ज़्यादा उन क्षेत्रों में नौकरियाँ नहीं हैं। तो बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि इंजीनियर बनने के बाद एमबीए कर रहे हैं या खेती में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर शुरू से ही हम मल्टी डिसिप्लिनैरिटी लेके आए अपने कोर्सेज में, जिसमें बच्चा सिर्फ एक प्रकार का ज्ञान ना ले सिर्फ, और का विकास ना हो, बल्कि कई क्षेत्रों में वो ज्ञान और कौशल विकास ले सके। तो उसका अर्जन करने के लिए हमें उस तरह के कोर्सेज को देना होगा। और जो अगर हम ज्ञान और कौशल में अंतर समझे, तो ज्ञान का स्वरूप अमूर्त एवं अप्रत्यक्ष होता है, जबकि कौशल को प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे स्विमिंग है, क्रिकेट प्लेइंग है, आप बैडमिंटन है, और सॉकर है या फुटबॉल है। ये सारे जो है हम खेल देखते हैं, लेकिन ज्ञान जो है हमारे दिमाग में भरा हुआ है और उसको हमें शेयर करना है। अगर हम शेयर नहीं करते तो वो ज्ञान हमारे साथ ही चला जाता है। तो कौशल विकास पे हमें या दक्षता पे हमें बहुत जोर देना होगा बच्चों के, और उसके लिए हमें इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसके ऊपर हमें जोर देना होगा। आम तौर पे जो मानसिकता है हमारे देश में, वो ये है कि व्यावसायिक शिक्षा या इंटर्नशिप का मतलब है सस्ता श्रम। तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं, जो अभिभावक हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को हाथ से काम करने नहीं देना चाहते। जैसे स्कूलों में हमने देखा कि अगर आप बच्चे से कहेंगे कि अपनी डेस्क को क्लीन करके बैठिए, या आपका ये क्लासरूम है, आप इसमें झाड़ू लगाइए, साफ-सफाई करिए, जाले साफ करिए, गंदगी है। ये सरकारी स्कूल में देखा जाए तो बहुत आम बात है। आप देखेंगे कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी श्रमदान या योगदान नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि वो हाथ से काम करने की बात करते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ भी रेज़ किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम मैनुअल वर्क को, डिग्निटी ऑफ लेबर को पे जोर नहीं देंगे, तो हम समाज में वो बदलाव नहीं ला पाएँगे, और सिर्फ़ आज जो हालात हैं, जो अम, कल जो अंकित जी ने भी बहुत सी बातें कही कि हाथ से लोग काम नहीं करना चाहते, उसको छोटा काम समझते हैं। अगर गाय-भैंसे आप पालते हैं या आप कोई भी खेती करते हैं, तो लोग उसको हीन भावना से देखते हैं। तो हमारे समाज में
व्यावसायिक शिक्षा को भी इसीलिए हीन भावना से देखा गया क्योंकि उसमें हाथ से काम करने की बात है। इससे हमें ऊपर उठ के आना होगा और ये अभिभावकों को समझना होगा कि हम सब बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकते और इतने इंजीनियर डॉक्टर्स की जरूरत भी नहीं है। हमें हर व्यवसाय में लोगों को तैयार करना होगा, उनको कौशल विकास करना होगा, जिससे कि वो शारीरिक काम करे और कामकाजी दुनिया में जो भी चल रहा है उसको सीखें। आप देखेंगे हमारे देश में या और भी कंट्रीज में, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट हुए हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हुए हैं या यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया उन्होंने, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं, बिज़नेसमैन बने हैं या क्रिकेट प्लेयर्स बने हैं जो जिन्होंने स्कूल को आपके रिजेक्ट कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं करना चाहता था। आप मेरे को कैलकुलस पढ़ा रहे हो, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, आप साइन कॉस थीटा पढ़ा रहे हो, मैं क्या करना क्या है इसका आगे चल? ऐसे ही हिस्ट्री इतना इतिहास पढ़ा रहे हो, मैं मेरे को अगर इंटरेस्ट होगा मैं इतिहास कहीं और से भी पढ़ सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हमने किताबों में डाल दी हमारी, जो अनावश्यक है, जो बच्चे को और तरीके से भी पढ़ सकता था, आप ज़बरदस्ती उसको स्कूलों में रटन विद्या के द्वारा पढ़ा रहे हो। और हमने कभी भी आउटकम्स के ऊपर जोर नहीं दिया, हमने हमेशा इनपुट पे जोर दिया कि इतनी इन्फॉर्मेशन दे दो, इतना पढ़ा डालो कि बच्चा ओवरलोडेड हो जाए। और उसमें क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि जो सीखना था उसको, वो नहीं सीखा और जो अनावश्यक चीज़ें हैं, वो हम उसमें डालते रहे अपने स्कूली शिक्षा में और बच्चा और टीचर दोनों ही ओवरबर्डन्ड रहे। इसको कम करने की ज़रूरत है। तो पाठ्यक्रमों में हमें बदलाव लेके आना होगा, किताबों में हमें बदलाव लेके आना होगा और यही नई शिक्षा नीति 2020 इस पे जोर दे रही है कि हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा एक मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से उदाहरण देना चाहूँगा कि कोविड के बाद राम और श्याम मिले, तो राम के पास एक कुत्ता था, जिसका नाम टॉमी था। तो उस कुत्ते से के बारे में श्याम ने पूछा और तुम्हारा कैसा है टॉमी? उसने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कोविड के दौरान जो है घर में रह के बहुत से वीडियोज़ बनाए, खाना बनाना सीखा, अचार बनाना सीखा और गार्डनिंग करनी सीखी। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें सीखी कोविड जब लॉकडाउन था। और मैंने एक मज़ेदार बात बताऊँ श्याम कि मैंने अपने कुत्ते को या टॉमी को जो है सीटी बजाना सिखा दिया। मैं कह रहे वाह! ये तो बहुत बढ़िया तुमने कुत्ते को सीटी बजाना सिखा दिया। कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा तो पूछ लो इससे टॉमी से। तो उसने टॉमी से कहा टॉमी टॉमी व्हिसल। अब कुत्ता कहाँ, वो तो भौंकने लगा, उसने सीटी तो बजा नहीं सकता था। तो उसने कहा कि अरे! तुमने तो कहा कि ये तो सीटी बजा लेता है, ये तो भौंक रहा है। उसने कहा तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने क्या कहा? मैंने इसको सीटी बजाना सिखा दिया। मैंने ये कब कहा कि इसने सीख लिया? तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम शिक्षक एज़ अ टीचर, हम सिर्फ़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे ने क्या सीखा, सीखा कि नहीं सीखा, इसके ऊपर हमारा कहीं भी जोर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें आउटकम्स के ऊपर जोर देना है कि बच्चे ने क्या सीखा। हमने सिखाया तो, लेकिन क्या बच्चे ने वो बातें सीखी कि नहीं सीखी, इसके ऊपर हमें जोर। तो इसके लिए माता-पिता सहित समाज की हमें मानसिकता चेंज करनी होगी, उसमें बदलाव लेके आना होगा और बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो प्रदान करना पड़ेगा, जिससे कि वो सिर्फ जीवन में ज्ञान लेके नहीं, बल्कि कौशल के साथ वो सफलता प्राप्त कर सकें और उसको हमें सस्ते श्रम के रूप में नहीं देखना है। हमें देखना है कि हमारा बच्चा सीखने जा रहा है। वो जब हाथ से काम करेगा तो वो जीवन में सफल होगा। और यही बात जो है अगर हम देखें तो गांधी जी ने भी कही उसमें जो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं जहाँ 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात होती है कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन की, जिसमें हम दिमाग से काम करने की, हाथ से काम करने की और दिल से काम करने की बात करते हैं। तो
इस तरह से हमें जो है अपनी शिक्षा में बदलाव लेके आना है। दूसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उसमें एनईपी 2020 में कही गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि हमें सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण करना होगा। और इससे जो है जितनी भी ज़रूरतें हैं हम पूरी कर सकेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान और कौशल को अलग करने से अगर हम पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं बच्चों को, तो हमारा जो लक्ष्य है, आगे चल के जो हम जिस तरह के बदलाव लेके आना चाहते हैं, जो हमारे पास चैलेंजेस हैं या न्यू एज स्किल्स हैं, उसको हम तभी दे पाएँगे जब हम इसको एकीकरण करें इसका। उसमें चरणवार शैक्षणिक दृष्टिकोणों और मूल्यांकन में लचीलापन लाने की बात कही गई है, उस पे हमें फोकस करना होगा। एनईपी में कहा गया है कि 6 से 8 तक व्यावसायिक अनावृत्ति मीन्स वोकेशनल एक्सपोजर हमें देना होगा और कक्षा 9 से 12 में व्यावसायिक शिक्षा को उपलब्ध कराना होगा, जिससे कि हम कुशल मानव संसाधन की मांग को की पूर्ति कर सकें और उसमें जो जो गैप है एकेडमी और इंडस्ट्री में गैप है या जो स्किल मिसमैच है, जिस तरह का हम कौशल विकास कर रहे हैं उस तरह की इंडस्ट्री में ज़रूरत है ही नहीं, या जिस तरह की इंडस्ट्री में ज़रूरत है उस तरह का हम कौशल विकास नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो गैप है इसको हमें ब्रिज करना होगा। तो ये हमें प्रयास करने होंगे सभी को कृषि में खास तौर से, कि जो आगे चल के जिस तरह के जॉब्स हैं या जिस तरह के एंटरप्राइजेज आ रहे हैं उसके लिए हमें कुशल मानव तैयार करने होंगे। व्यावसायिक शिक्षा में विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और प्रयोगशालाओं में, कार्यशालाओं में टूल्स और उपकरणों के माध्यम से, सामग्रियों के माध्यम से हमें व्यावसायिक शिक्षा देनी होगी। और कृषि में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास टूल्स भी हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, इक्विपमेंट है, जिनको सबको चलाना आना चाहिए, जैसे ट्रैक्टर है, प्लाऊ है, ये सारी चीज़ें और बहुत से और भी उपकरण हैं, जिनको चलाना सीखना आना चाहिए। तो इसमें अगर हम कौशल विकास की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जीने का हुनर, लिविंग स्किल्स जो है, वो सारे बच्चों को आना चाहिए। जैसे छोटे-छोटे काम होते हैं, खाना बनाना है, बटन सिलना है, खेती-बाड़ी करना, जैसे गार्डनिंग करना है, ये सारे जो है लिविंग स्किल्स हमारे हमें डेवलप करने। जीवन कौशल देना होगा, लाइफ स्किल्स बच्चों में, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कोपिंग विद स्ट्रेस, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे जो है हमें लाइफ स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स, जैसे आईसीटी की जो हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हर इंसान को आज जो है कंप्यूटर, क्योंकि ऑनलाइन जैसे हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं सबसे, ये बिकॉज़ इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया और हम मोबाइल से के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा आपसे जो है पूरे विश्व से बात कर सकते हैं। तो ये हमारे को करना होगा। न्यू एज स्किल, नए युग के कौशल जो आ रहे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जीआईएस है, ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं नई, उसको अपनाना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बहुत से और मशीन लर्निंग है, बहुत सी चीज़ें जो है बदल रही हैं। व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर हमें जोर देना होगा। तो नई शिक्षा नीति ने क्या कहा है कि हमें 2020 में जब ये आई तो कहा कि हमें 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के द्वारा 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के संपर्क में लाना होगा। मतलब हमें वोकेशनल एक्सपोज़र जो है, वो देना होगा 50% से ज़्यादा के विद्यार्थियों को। ये बहुत बड़ा टारगेट है और हमें इसमें काम करने की ज़रूरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनईपी 2020 ने सामाजिक समावेश, लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षा, मतलब हम जो जेंडर बायसेस है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, उसको हमें खत्म करना होगा और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमें जोर देना होगा, क्योंकि आज भी हम देखेंगे कि हमारी शिक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जैसे डिसेबल्ड बच्चे हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं,
उनके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। लड़कियों के लिए जो बालिकाएँ हैं, तो उनके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। स्पेशली जब हम कौशल विकास की बात करते हैं, तो इस तरह के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उपलब्ध नहीं करा पाए। जबकि हमारे पास स्कूलों के अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, अभी पीएमकेकेज़ हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खुल गए हैं। बट उसके बावजूद भी अभी बहुत सा जो है काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम ये सारे टारगेट ग्रुप्स को जो है कैटर कर सकें। स्कूलों में एनईपी 2020 ने कहा है कि हमें बैगलेस डेज़ लेके आना होगा। मतलब एक दिन हम कम से कम, जैसे सैटरडे है, रखें कि जिसमें बच्चे गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें। जैसे गार्डनिंग हो गया, और इस तरह के कई जो है, जैसे क्राफ्ट्स पर्सन्स को आपने बुला लिया है, हैंडीक्राफ्ट्स बनवाए उनसे, बच्चों से, पॉटरी करवाया। इस तरह के बहुत से ज़्यादा, वेल्डिंग है, ये बहुत से ऐसे काम हैं जो बच्चे स्कूलों में या बाहर जाके सीख सकते हैं। तो उस तरह के काम करने के लिए पीरियड सिस्टम जो है, जो टाइम टेबलिंग है, वो कर रखी है हम लोगों ने। और उससे हमें बाहर आना होगा और कम से कम एक दिन बच्चों को इनके ऊपर एक्सपोज़र देना होगा कि कैसे हम ये चीज़ें करते हैं और कैसे हाथ का उपयोग करने की हमें ज़रूरत है जब हम इसमें काम करना चाहते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल की बात कही है, जिसमें कि एक स्कूल या आईटीआई जो है वो हब बन जाएगा और बाकी जो स्कूल्स हैं या आईटीआईज़ हैं वो स्पोक्स हैं। तो एक स्पेशलाइज़्ड इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दें, जिससे कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास उस तरह की सुविधाएँ नहीं है, वो उस इंस्टीट्यूशन में जाए और वहाँ पे सीखे। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल को भी इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। स्किल लैब्स जो है हमें एस्टैब्लिश करनी होंगी सारे स्कूलों में, जिससे कि बच्चे कौशल विकास के लिए जो भी काम करना है वो कर सकें। सो कौशल भारत से कुशल भारत की दिशा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है वो तेजी से काम कर रहा है। बहुत से ऐसे कदम बढ़ाए गए हैं जिससे कि ये कौशल विकास किया जा सके बच्चों का और युवाओं का। सो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो मुख्य रूप से 4 स्तरों पे कार्य किए जा रहे हैं, वो है उत्पादकता में वृद्धि, कटाई उपरांत फसल प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना, कृषि में जोखिम कम करने के संबंधित योजनाओं का संचालन करना, किसानों की आमदनी के अन्य संसाधन जैसे या साधनों से, जैसे बागवानी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को विकसित करने पे बल दिया जा रहा है। अब हम आते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी योजनाएँ हैं जो कौशल विकास के ऊपर जोर दे रही हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएमकेवीवाई है। ये काफ़ी प्रचलित भी हुई है और बहुत से लोगों ने, बच्चों ने भी और युवाओं ने इससे लाभ उठाया है। तो ये देश के कृषि और अन्य क्षेत्रों में, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस है, आईटीआईटीएस है, टेलीकॉम है, लॉजिस्टिक्स है, प्लम्बिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोटिव है। तो इसमें अन्य क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षित करने का प्रयास हो रहा है। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसमें डेयरी फार्मिंग है, जैविक खेती है, ड्रोन संचालन, ड्रोन ऑपरेशन। हम लोग ने, हमारे संस्थान ने किसान ड्रोन ऑपरेटर का पाठ्यक्रम बनाया है, किताबें बनाई हैं और ये कुछ स्कूलों में, जैसे मध्य प्रदेश के स्कूलों में इस जॉब रोल को हम लोग संचालित कर रहे हैं, स्कूल में चला रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग है, जैसे जैम, जेली, केचअप ये सब बनाना, जो फूड प्रिजर्वेशन है, चाहे वो सॉल्ट से रिलेटेड हो, शुगर से है, तो उसके लिए कौशल प्रदान कर रहे हैं इसके अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत बड़ी योजना है जो चलाई जा रही है, जिसमें करोड़ों युवाओं को जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है। दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना।
ये 2014 में शुरू हुई थी भारत सरकार द्वारा, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत के गरीब परिवार के युवाओं को प्रशिक्षित करना और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो इस योजना के तहत लोगों को कृषि, वानिकी, बागवानी, पशुपालन और ये सब अन्य उसमें जैसे मत्स्य पालन जैसे उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है कौशल भारत कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। 2015 में ये योजना शुरू करी गई थी, जिसका उद्देश्य था कि 2022 तक देश के 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षित करना। और इसके टारगेट बहुत बड़ा टारगेट था। हालांकि इतने लोगों को नहीं कर पाए हैं, बट इसमें आगे चेंजेस आ रहे हैं। डिजिटल मीन से जो है हम लोग उसमें ट्रेनिंग देने की, प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जा सके इस योजना से। तो इसमें कृषि में भी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने की बात है। जो हमारे राज्य हैं उनको प्रयास करना होगा बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड तरीके से। जैसे अगर हम सिक्किम राज्य की बात करें, तो भारत में एक ये सिक्किम ऐसा राज्य है जिसमें जैविक राज्य होने का एक गौरव हासिल किया है। 2003 में सरकार ने सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को खत्म करना था और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना था। 2016 तक सिक्किम की संपूर्ण कृषि जो है वो जो भूमि है वो जैविक प्रमाणित हो गई थी, जिससे किसानों को लाभ हुआ और टिकाऊ कृषि में बढ़ावा मिला। सिक्किम को रोम में जो खाद्य एवं कृषि संगठन है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उससे द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और अभी हम लोग ने रिसेंटली जो है वहाँ के जो एससीईआरटी है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है जो सिक्किम का, उनके साथ स्कूलों में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ने पाठ्यक्रम और किताबें बनाई हैं 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। और ये बहुत ही पॉपुलर भी हुई हैं और बहुत स्कूलों में इसमें बदलाव भी आया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें स्कूलों में भी जो जैविक खेती है, उसको लेके आना होगा और शुरुआत जो है 6ठी कक्षा से ही करनी होगी। जैसे कि बच्चों में, क्योंकि उस समय वो बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जब एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क जो बच्चे होते हैं उनमें ये कार्य करने में थोड़ा-सा एप्रीहेंशन्स होते हैं। वो कहते हैं साहब ये हम क्यों करें, इससे क्या होगा, हाथ गंदे होंगे ये। लेकिन जब छोटे होते हैं बच्चे तो उनको आप कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो सीखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। तो वो एक एज होती है जब हम बच्चों को, और उसमें जो मोटर डेवलपमेंट होते हैं, जो उनके साइकोमोटर की बात करते हैं जब हम, वो बहुत जल्दी विकास होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम शुरुआत जो है अर्ली एजेस में करें, जहाँ पे हम ये जैविक खेती को बढ़ावा दे सकें। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो भोपाल में स्थित है और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एनसीईआरटी की एक घटक इकाई है, और ये मानव संसाधन विकास में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा। तो इसमें हम लोग जो है पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, गाइडलाइंस जो है निर्मित करते हैं। और इसकी मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जाएं, pssciv.ac.in। इस पे ज़रूर जाएँ और इसमें हम लोग के बारे में पढ़ें कि हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं इस समय। जैसे अगर मैं बात करूँ कि किताबें हम लोग ने बनाई हैं, व्यावसायिक शिक्षा जो दी जा रही है स्कूलों में, उसमें है एनिमल हेल्थ वर्कर है, डेयरी फार्मर है, डेयरी वर्कर है, फ्लोरिकल्चरिस्ट है, माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन है, सोलनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर है। तो ऐसे हम लोग जॉब रोल बेस्ड जो है व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं कृषि क्षेत्र में। इसी तरह अगर हम बात करें हेल्थ केयर सिस्टम की, तो वहाँ पे हम लोग जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का जो जॉब रोल है, उसके लिए हम लोग चला रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें अगर हम,
प्राइवेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर है। अगर हम अपैरल की बात करें या फैशन डिजाइनिंग की, तो हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडर, अड्डा वाला, फैशन डिजाइनिंग, इस तरह के जॉब रोल्स के ऊपर हम लोगों ने किताबें बनाई हैं, करिकुलम जो है पाठ्यक्रम से तैयार किए। प्लम्बिंग की बात करें तो हम लोग प्लम्बर है, एडवांस प्लम्बिंग है, इस तरह के जॉब रोल्स के ऊपर हम लोग ने काम करा है। तो आप देखेंगे कि हर सेक्टर में, मतलब हम लोगों ने 19 सेक्टर जो है, 19 सेक्टर्स जो है कवर किए हैं व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए। दीक्षा करके एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जरूर जाएं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, जो डिजिटल टेक्स्ट बुक्स भी हैं, वो आपको इसके ऊपर मिलेंगी। 36 प्लस लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। तो बहुत सारी भाषाओं में इसके ऊपर कोर्सेज बना के डाले गए हैं, किताबें हैं, और भी बहुत सा मटेरियल आपको इसके ऊपर मिलेगा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन दीक्षा करके प्लेटफॉर्म है। आप लोग जरूर इसके ऊपर विजिट करें, गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह हम लोगों ने वीडियोस बहुत से बनाए हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं खेती से संबंधित। जैसे हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो प्रजनन जो है अगर कर रहे हैं हम पौधों का, तो कैसे करें, इसकी कटिंग कैसे करें, उसका ग्राफ्टिंग कैसे करें, प्लांटिंग कैसे होनी चाहिए, पॉटिंग, डीपॉटिंग, रीपॉटिंग, ये सब कैसे करें, इसके ऊपर हम लोग ने PSSCIB ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाएंगे तो देखेंगे इस तरह के हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हैं, तो वो जरूर आप देखें। तो उससे योगा के ऊपर हम लोगों ने बहुत से वीडियोस बनाए, योग करते हुए बच्चे आप देखेंगे कि किस तरह से NCERT ने इंटरनेशनल योगा ओलंपियाड कराया यहाँ पे भोपाल में, और बहुत ही प्रचलित हुआ। बहुत बच्चे आए थे उसमें, हर विभिन्न राज्यों से, और उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, अपने स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट किए। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे जो है इस तरह के योग को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें योग गुरु भी आए थे बहुत से, जिन्होंने जज किया उनके स्किल्स को, और उसके बाद उनको प्राइजेस भी दिए गए स्टेट वाइज जो है। तो हमें स्किल कॉम्पिटिशन्स भी कराने होंगे, कौशल मेला हमें लगाना होगा, तो जिससे कि बच्चों में उस तरह की उत्साह पैदा कर सकें कि हमें आगे चल के हमारे के लिए कौशल विकास जरूरी है, क्योंकि बिना कौशल के हम कुशल नहीं हो सकते। और हुनर है तो कदर है। अगर हमारे पास हुनर है, जैसे अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं हमारी किसी भी भाषा में, तो हमारी कदर है। हम अगर जर्मन जानते हैं, या हम जापानीज जानते हैं, या कोई भी और भी फॉरेन, फ्रेंच है, फॉरेन भाषा अगर हम जानते हैं, तो हम बाहर जा सकते हैं, वहाँ उन कंट्रीज में सेटल हो सकते हैं, वहाँ से वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। सो ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो भी बच्चों को सिखानी होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम बहुत सी चीजें बच्चों को सिखाएं, उनका कौशल विकास करें, जिससे कि वो आगे चल के सक्षम हो, अपने पैरों पे खड़े हो सके, और अपना विकास जो है, जैसे कहा गया है आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि सबका हाथ सबका विकास, तो हमें सबको जोड़ना होगा। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं कि हमें वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, जो कहा गया है G20, आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत सा काम हुआ है इसमें। एक साल जो प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया, भारत जो है, उसकी प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही हम लोग ने G20 में बहुत सी वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स हुई है, बहुत से सेमिनार्स, बहुत सी एग्जीबिशंस भी लगी हैं, जिसमें स्किल एग्जीबिशंस भी लगाई गई। तो उसके दौरान जो है बहुत सी चीजें जो है विदेशों, जो विदेश से आए थे लोग, वो सीख के गए हैं भारत के बारे में।
तो अगर हमें अपने हुनर को प्रदर्शित करना है तो हमें इसी तरह से कौशल विकास के ऊपर या व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर जोर देना होगा। और कृषि में अगर हम बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो खेतों में हमें किसानों के द्वारा इन स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग का प्रावधान करना होगा। तो जो हमारे किसान हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो जो हमारे आस-पास उनके जो स्कूल्स हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे कहें कि आप हमारे खेत में आइए, हम आपको कृषि के बारे में सिर्फ़ जानकारी ही नहीं देंगे, वहाँ पे कौशल विकास भी कराएँगे आपका। जैसे गाय कैसे पालनी है, उसका दूध कैसे निकाला जाता है, मशीन मिल्किंग की बात होती है, जहाँ पे हाइजीनिक मिल्किंग हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेके आए। तो चाइना ने ये बहुत कुछ किया है इस तरह का कार्य, जहाँ पे किसान जो है वो स्कूल जाता है और बच्चों से सीखता है। और बच्चे जो हैं किसान के पास जाते हैं, उनसे प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हम लिटरेसी की बात करते हैं, जहाँ पे लिटरेसी, न्यूमरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो हमारे किसानों में इसका अभाव है। तो अगर हम उसको स्कूलों से जोड़ देते हैं, तो कि हमारे किसान पढ़े-लिखे किसान हो जाएँगे। हमारे बच्चे जो है उन किसानों से सीखेंगे और किसान हमारे बच्चों से सीखेंगे भाषा और बहुत सी और जो स्किल्स हैं, वो हमारे देश के बच्चों से सीखेंगे। तो इस तरह से आदान-प्रदान होगा, विन-विन सिचुएशन होगी, दोनों को फ़ायदा होगा और साइंटिफिक एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा दे पाएँगे, जो हम अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। जहाँ हालाँकि लैब टू लैंड टेक्नोलॉजी की भी बात हुई, बहुत कुछ कहा गया, एक्सटेंशन वर्कर्स की भी बात कही गई। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स होने चाहिए, लेकिन सब ले-दे के जब बात आती है कि पैसा कहाँ है, तनख्वाह कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, तो ये सब हमें डेवलप करना है, तो हमें कम्युनिटी एंगेजमेंट के ऊपर जोर देना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे कम्युनिटी में जाएँ और जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो स्कूलों में जाएँ और वहाँ पे अपना जो है योगदान करें। तो योग यहाँ पे भी आता है और दान जो है सबसे बड़ा होता है। तो योगदान हमें करना है, सिर्फ़ योग नहीं करना है, हमें योगदान भी देना है। इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पे वाणी को विराम दूँगा और आपके अगर कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित तो आप हम कुछ प्रश्न लेंगे और उसके जी, बाद जो है आप जो भी पवन जी जैसा कहेंगे क्योंकि आज तो कमान उनके हाथ में है। हम लोग जब पंतनगर में थे तो पवन जी का हमने देखा था जो स्वभाव था, वो यही था कि मैं कुछ ऐसा करूँ और उन्होंने किया भी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि वो पतंजलि से जुड़े। ऐसे ही यशवीर जी जो हमारे साथी थे, उनका भी हमने देखा था कि नौकरी करने का वो बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था, कुछ अपना ही करना है, अपने हिसाब से चलना है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो हमें स्कूलों में देखना है कि एप्टीट्यूड की जो बात करते हैं, हम सब बच्चों को जो है एक ही समान की शिक्षा देने की बात करते हैं कि भई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ। हमें उनका एप्टीट्यूड, उनका पैशन, उनका इंटरेस्ट, उनके प्रेफ़रेंसेस के ऊपर भी ध्यान देना होगा और उसके अनुसार जो है, जो वो करना चाहते हैं जीवन में। अगर कोई अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, जैसा कि आपने थ्री इडियट्स पिक्चर जो आई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि जो आप पैशनेट हैं जिसके बारे में, उस पे अगर आप ध्यान देते हैं, तो आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ़ पैसा कमाना ही नहीं है, सक्सेस का मतलब जो आप करना चाहते हैं जीवन में, अगर वो आप कर पा रहे हैं, तो वो ही सबसे बड़ी सक्सेस है। और मैंने पवन जी को देखा कि भई ये यही चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ अलग करूँ और कुछ ये रूटीन से हट के करूँ। इन्होंने किया तो ये आज खुश हैं। इसी तरह हमारा भी था कि कुछ एजुकेशन में करें, कुछ शिक्षा में कुछ बदलाव लेके आएँ, तो हमने ये वाली लाइन चुनी। हालाँकि ये था कि हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में कहीं प्रोफ़ेसर बनना चाहिए, लेकिन स्कूल एजुकेशन में ही प्रोफ़ेसर बन गए, बन तो गए। तो ये
आपकी अगर मिशन के साथ काम करते हैं जीवन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पिताजी भी प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उनकी बहुत ही इच्छा थी कि मैं प्लांट पैथोलॉजी लूं और उसके बाद आगे बढ़ूं, लेकिन कहा जाता है ना, पढ़े फारसी बेचे तेल। तो जीवन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं या क्या करेंगे, ये सब निर्धारित है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी हम करें उसको बेहतर तरीके से करें और उसमें अपना 100% दें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू। जी धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर विनय। और बहुत सुंदर पुराने दिनों की भी आपने याद दिलाई और साथ ही आज बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया, योगदान। और मैं तो इसको नारे को आगे ले जा रहा हूँ, हम कहेंगे योगाहार से योगदान। तो योगाहार से अभी तक के जो हमने योगदान किया है, इस चीज को और सशक्त बनाते हुए आने वाले समय पर जो आपने किसान और छात्रों के बीच में जो समन्वय की बात कही है, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने इसको अनुभव भी किया है कि जो छात्र हैं वो एक तरफ से चले जा रहे हैं और जो किसान है, जो खेती है, वो दूसरी तरफ से जा रही है। दोनों का आपस में कहीं तालमेल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसी आपके द्वारा दिए गए जो उद्बोधन है और उससे जो निकली हुई चीजें हैं, उसमें से जो प्रैक्टिकल चीजें हम स्वयं कर सकते हैं, उसको इस समूह के सदस्य, योगाहार परिवार के सदस्य जरूर अपने स्तर पर अपनाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तक के हम केवल किसान से किसान की ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे, लेकिन किसान से छात्रों का भी प्रशिक्षण हो सके और छात्र भी किसान को कुछ योगदान कर सके। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आज की जो वार्ता रही है और आज का जो बात रही है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सबके सीखने के लिए और आगे कार्य करने के लिए एक नई दिशा हमें प्राप्त हुई है। और इसी दिशा के ऊपर हमारे सदस्य टिप्पणी भी करना चाहेंगे, प्रश्न भी पूछना चाहेंगे। शायद रमेश चंद मेहरा जी का प्रश्न हाथ उठाए हुए हैं, तो मैं उनसे ही अनुरोध करूंगा कि उनके जो अनुभव है छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ प्रशिक्षण देने के, एक किसान होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षण के क्षेत्र में उन्होंने काम किया और रिटायरमेंट के बाद भी वो काम कर रहे हैं। तो मैं रमेश चंद मेहरा जी को आदर पूर्वक आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी ओम, सदन को नमन। मेरी आवाज आ रही सर? जी हाँ, आ रही रमेश चंद है। मेहरा जी, आपको आवाज नहीं आ रही मैं है, आपकी आवाज नहीं जी आ रही है। मैं रमेश मेहरा, जी नर्मदापुरम जी शेर। बिल्कुल। और अभी वर्तमान में मैं योगाहार जब से प्रारंभ हुआ है इससे जुड़ा रहा हूँ। और योगाहार के माध्यम से जो हमें अ, एक कौशल के लिए जो हमें मार्गदर्शन मिला, हमारे मुख्य अतिथि जी यहाँ पर आए थे, आदरणीय संतोष जी चौहान। और उन्होंने जब ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम, इनको किसान के यहाँ कैसे बनाया जा सकता है, इस पर उन्होंने जानकारी दी। उस बात से प्रेरणा लेकर के नर्मदापुरम के 10 किसान उनके यहाँ पर पूना पहुंचे। वहां से उन्होंने प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेकर के अपने यहाँ नर्मदापुरम में अपने घर ही वो प्रयोगशाला छोटी सी बना करके और इनका जो है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और अपने खेतों में उसका उपयोग कर रहे हैं। और सर इसके इतने अद्भुत रिजल्ट आए हैं। हमने जब अपने स्वयं के हाथ से बना करके ट्राइकोडर्मा को अपने खेत में डाला, इस समय ऐसा लगता है पूरा खेत हमारा हरा हो रहा है। और जैसे ही नमी मिलती है और ट्राइकोडर्मा ऊपर आता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि हमारे द्वारा बनाई गई चीज ही हमें जो। जब हम शूनी मालवा में पहुंचे कॉलेज में, वहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था। उस समय मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा था कि सर आप बच्चों को ट्राइकोडर्मा बनाना क्यों नहीं सिखा रहे हैं, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए थे। तो सर ये चीज़ें यदि बच्चों तक पहुँचेगी और वो खुद बनाना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी ज़मीन का भी भला होगा और हम लोग जो है एक तरह से उनको उनका कौशल, उनके कौशल में भी विकास होगा। तो इस तरह से हमने नर्मदापुरम में योगाहार के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है सर, बहुत कुछ जानकारी ली है और उसको अपने खेतों में हम प्रयोग बतौर कर भी रहे हैं। जी ओम, साध नमन। मेहरा जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही और
आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये ट्राइकोडर्मा पे मैंने काम किया हुआ है। प्लांट पैथोलॉजी में जब मैं एमएससी एजी कर रहा था वहाँ पंतनगर से, तो मेरा टॉपिक ही यही था, बायो कंट्रोल जो है। तो जी बायो कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा यूज करते हुए हम लोग ने फाइटोप्थेरा ब्लाइट जो होता है तुअर में जो लगता है, जी उसको कैसे कंट्रोल करें हम लोग, उसके ऊपर काम की था। हमारा पूरा रिसर्च उसी पे थी एमएससी के दौरान। जी सर। और माइकोराइजा पे मैंने फिर पीएचडी में काम किया। जो आप जानते हैं माइकोराइजा के बारे में, जी आर्बस्कुलर माइकोराइजा जो होता है, जो फास्फोरस अपटेक बढ़ा देता है प्लांट्स में। तो इस पे हमें सभी को जानकारी है, सब जानते हैं हम। लेकिन जैसा आपने कहा कि जब किसान गए वहां पे, उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब लौट के आए और उसको किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये इसलिए है कि सिर्फ जानकारी लेना, इसी बात को तो हम जो इतनी देर से जो बातचीत कर रहे थे हम लोग, कि कौशल विकास करना जरूरी है। बातें तो हम सब जानते हैं कि ये बहुत जी अच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए। जी तो इसीलिए मैंने कहा कि किसान सिर्फ ये सुझाव ना दे कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए, ये होना चाहिए। किसान जाए स्कूलों में और कहे, वहां पे इनविटेशन दे के, जैसे हम लोग शादी में जाते हैं किसी की, तो इनवाइट आता है तभी जाते हैं ना। जी ऐसे तो नहीं चले जाते कि साहब फलाने की शादी हो रही है, चलो होके आते हैं, वहां पे दावत खा के आते हैं। जी वो आपके घर आते हैं, आपको इनविटेशन देते हैं कि हमारे बेटी या बेटे की शादी हो रही है, आप जरूर आइएगा, और बहुत हाथ जोड़ के बड़े कार्ड वार्ड लेके जाते हैं। कई लोग तो मिठाई भी साथ में देते हैं, और अब तो कार्ड पे भी बहुत जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आ गया है। तो आप जी इलेक्ट्रॉनिक इनवाइट भी दे सकते हैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके मोबाइल नंबर लेके, कि आप हमारे खेत में आइए और देखिए हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ सीखिए हमसे। सिर्फ जी दिखाइए नहीं, उनसे हाँ कहिए ये सीख के जाइए, ये हमने ट्राइकोडर्मा की जो सीखा है, इसके बारे में, माइकोराइजा के बारे में। उससे क्या होगा, जब बच्चे आपके खेत पे आएंगे तो वो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जो आपको खराब भी लगेगी, लेकिन उसमें कुछ नवाचार होगा, कुछ ऐसा इनोवेटिव वो करके चले जाएंगे जो आप सोचेंगे अरे ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। जी जी क्योंकि बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, इनोवेटिव होते हैं, उनके अंदर वो एप्रीहेंशन नहीं होते कि नहीं ये हम करेंगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। हम हाँ लोग क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं कि ये ऐसे डलना है तो ऐसे ही होना है। तभी आप देखिए आज एप्स बना दिए बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, ऐसे बहुत से उदाहरण है, मैं देना चाहूंगा आपको, कि जहां बच्चों ने ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस बना दिए जो हम और आप सोच भी नहीं सकते थे, ये जी बच्चों ने किया। और आज उसकी वजह से आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो गया। हम लोग एक मोबाइल से बुक कर देते हैं टैक्सी, और टैक्सी आपके घर में आके खड़ी हो जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, ये बच्चों ने, हमारे युवाओं ने ही किया है सब। तो हमें संसाधनों को कैसे उसका उपयोग करना है, उसको कैसे हमें प्रेरित करना है, उसको कैसे हमें उसका कौशल विकास करना है, किस तरह से हम उसको, हम पहल करेंगे तभी आगे गाड़ी बढ़ेगी। अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप अगर पूना नहीं जाते, ट्राइकोडर्मा के बारे में नहीं सीखते, तो आज अपने खेत में आप ट्राइकोडर्मा नहीं लगा सकते थे। तो इसी तरह अगर हम स्कूलों में जाएं और कहें प्रिंसिपल से, टीचर से, इनवाइट करके आए उनको कि आप हमारे खेत में आइए और देखिए हम क्या कर रहे हैं और हमें भी ज्ञान दीजिए, तो बहुत कुछ बदलेगा। आदान प्रदान, इसीलिए हमने कहा योगदान। योग सिर्फ करने से नहीं, हमें दान भी करना होगा, और दान तभी होगा जब हम इनविटेशन दे के आए, कि सिर्फ ये नहीं कहें कि साहब हम तो तैयार थे लेकिन लोग आए नहीं। आप जाइए, उनसे मिलिए, प्रिंसिपल साहब से कहिए हमने ये शुरू किया, आइए हमारा देखिए, आप हमारे से सीखिए, हम आपसे सीखने आए, हमें भी सिखाइए, आप हमें भाषा सिखाइए, हमें आप क्या कर रहे हैं ये दिखाइए। तो फिर क्या होगा, बहुत फर्क आएगा हमारे। जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद मेहरा जी का अनुभव बांटने के लिए। बहुत सारे हमारे हैंड रेज्ड हैं। मैं डॉक्टर दुबे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें, डॉक्टर दुबे, और उसके बाद फिर बाकी को करने के लिए मुन्नी लाल जी आप मंच को आप संभालिएगा। धन्यवाद पवन सर। मैं कर रही हूँ।
और आज के जो मुख्य अतिथि है उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है कि कौशल विकास बढ़ना चाहिए। यही हमें भी हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा और उसको उनको खड़ा करेगा और दुनिया में भी करेगा। मुझे या हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो बात रखी उसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी कि भाई इसमें कुछ हुआ है और बहुत सारा होने का है और इसको विकसित यदि करना है, फैलाना है, तो उसको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। मुख्य अतिथि जी का बहुत अच्छा अनुभव है। सर, मैं भी एक किसान भी हूँ और एक अध्यापक भी रहा हूँ। स्कूल कॉलेज की शिक्षा, विद्यापीठ की शिक्षा बहुत नजदीकी से देखे हैं। ये कौशल विकास क्यों नहीं बढ़ रहा, इसके लिए भी हमको उसमें जो अड़चने है अभी उसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि आप पाठ्यक्रम बना रहे हो, विस्तार कर रहे हो, तो विस्तार पूर्व में जो प्रयत्न हुए हैं वो विस्तार क्यों नहीं हो रहा, इसकी अड़चने यदि हम दूर करें तो निश्चित रूप से ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्या है अड़चने हमने जो देखी है आपके सामने हम रख देते हैं, आपको भी बताऊंगा। महाराष्ट्र में जो हस्त यानी हैंडवर्क है, ये हैंडवर्क का सब्जेक्ट है स्कूल शिक्षा में, कि जिसको अलग अलग से उसको एक्सपोजर देने हैं और उनको पढ़ाना है, कई वर्षों से है। लेकिन ये सब्जेक्ट का क्या किया, ये सब्जेक्ट को मुख्याध्यापक ने अपना जो वर्कलोड है ये वर्कलोड पूरा करने में सिर्फ कर दिया और फिजिकल एजुकेशन टीचर को बोल दिया कि भाई इसमें बच्चों को खेलने को लगाओ। यानी करिकुलम में है वो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन एक स्किल एजुकेशन ही है। वोकेशनल एजुकेशन में कई प्रकार की रियायतें दी है, कई प्रकार के प्रावधान कॉलेजेस में, स्कूलों में खड़े किए गए, स्पेशली 11-12 के लेवल पे। लेकिन मैं कॉलेज में अध्यापक था, क्या दिखा हमने, उनका 1/3 वर्कलोड जो था वो 1/3 वर्कलोड एक्चुअली इंडस्ट्री को विजिट दो, वहां के बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करो, इसके लिए था। शायद ही मैं बोलता हूं, मैं जिस प्रोफेसर कॉलेज में था वहां पे भी नहीं किया गया, क्योंकि फिर वो अध्यापक बोलते थे भाई उनको जाने आने के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, फैसिलिटीज लगेंगी, लड़कियां है, हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, आदि बहाने बना के वो 1/3 वर्कलोड जो है वो 1/3 वर्कलोड किया ही नहीं गया। हालांकि वो रिटायर भी हो गए। मैं ये 2-3 अड़चने इसलिए आपको बता रहा हूं कि यदि कौशल विकास को बढ़ाना है, चाइना का आपने उदाहरण दिया, चाइना में कौशल विकास हुआ है लेकिन वहां पे साथ ही परमानेंट जॉब्स नहीं रखे गए हैं। मेरे कई मित्र है चाइना में, उन्होंने बोला कि 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको रखा गया है टीचर्स को, और उनको पूछा जाता है कि कितना कौशल विकास किया है, कितने बच्चों में हुआ है, कितने सक्सेसफुल हुए हैं। हमारे यहाँ सर ये नहीं हो रहा। इसकी जो अड़चने हैं, ये अड़चने यदि हम दूर कर पाते तो निश्चित रूप से ये होगा। वरना हम हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी है, डॉक्टर संतोष चौहान जी है, जो प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद मतलब बहुत कम परसेंटेज में ये फैलेगा। लेकिन बड़े पैमाने में अगर फैलाना है, स्कूली शिक्षा है या हायर एजुकेशन में है, इसमें ये फैलाना है तो कुछ पॉलिसी मेकिंग जो है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। नहीं, बहुत बढ़िया बातें आपने जो बताई हैं। एक तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो वर्क एक्सपीरियंस या SUPW के नाम से जो चला था, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि वो पीरियड्स में जो है दूसरे पीरियड्स को दे दिया गया, भाई फिजिकल एजुकेशन कराओ या मैथ्स पढ़ाओ या लैंग्वेज पढ़ाओ। उसका वजह यही थी कि उसमें हालांकि वर्क एक्सपीरियंस टीचर्स जो है वो अपॉइंट हुए थे, बट उसके बावजूद भी नहीं उसको सीरियसली लिया गया क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं। यही बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि जहाँ पे हम सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री लेने की बात करते हैं, वहां पे सीखना नहीं हो पाता। ज्ञान तो ले लेते हैं हम और सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, किसी तरह पास हो जाते हैं, नकल मार के हो जाते हैं, जैसे भी हो जाते हैं, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर 12वीं में पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं हम बेरोजगार हैं। उसकी वजह ही सबसे बड़ी यही है क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। तो सिखाने पे पहली चीज है, हमें जोर देना होगा। जैसे हमने एक वो जो राम और श्याम की कहानी के द्वारा जो है आपको उदाहरण दिया कि हम ये नहीं देखते कि हमने बच्चों को सिखाया क्या, हम ये कहते हैं हमने पढ़ा दिया।
हमने सिलेबस कवर कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने एग्जाम ले लिया, हमने पास कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिए, हो गया काम। तो औपचारिकताओं में हम ज्यादा लगे हुए हैं बजाय कि एकेडमिक ओरिएंटेशन में। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये। फिर दूसरा जो आपने चाइना की बात कही कि कॉन्ट्रैक्चुअल, उसमें हमारे यहाँ क्या है, परमानेंसी। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हमें चाहिए। क्यों? सरकारी नौकरी से क्या फायदा है? डोंट टेक टेंशन, वेट फॉर द पेंशन, ये हम नारा लगाते हैं। बने रहो पगला, काम करेगा अगला, ये दूसरा नारा लगा। तो इससे क्या होता है कि आप समाज को कुछ ज्यादा नहीं देके जा सकते। तो शिक्षकों को ये सीख लेनी पड़ेगी हमारे यहाँ कि हम जो है ये आधी अधूरी ज्ञान या शिक्षा से जो है हम बहुत कुछ नहीं कर पाए रहे। बच्चों ने क्या सीखा या उनका क्या कौशल विकास है। जैसे आपने खुद ही कहा कि चाइना में 5वां साल के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है उनका, परमानेंसी नहीं है। और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है टीचर की कि कितने बच्चों ने कौशल, कितने के में कौशल विकास हुआ और कितनों का प्लेसमेंट हुआ। यही हमें लेके आना पड़ेगा यहाँ पे सिस्टम में। और तभी हम जो है इंसेंटिव्स, मोटिवेशन, उनके इंक्रीमेंट्स, ये सारे उसको अटैच। उन्होंने क्या, टीचर ने क्या सीखा, प्रैक्टिशनर्स बने कि नहीं, वो इंडस्ट्री में कितने बार गए साल में सीखने के लिए नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी। जैसे खेत में गए, किसानों के साथ क्या काम किया कि नहीं। जो कृषि के जो शिक्षक, सारा पैसे पैसे पे रोना धोना शुरू हो जाता है। एग्जाम में सैलरी बहुत कम मिल रही है, हमने ये नहीं हो रहा। आप अगर रोते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये रोना धोना बंद करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, हमें जैसे बोला कि किसानों का उदाहरण देखिए, उसी तरह इंडस्ट्रीज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को सिखाएं, वो सुविधाएं दे। जो कॉर्पोरेट सोशल फंड है CSR के अंतर्गत, वो इधर उधर पैसा खर्च करते हैं, वो स्कूलों में क्यों नहीं खर्च करते? वो बसें मुहैया कराएं, बच्चों को ले जाने लाने में उनकी सेफ्टी इंश्योर करें, तब जाके जो है ये बदलाव आएगा। नहीं तो वरना स्कूल जो है अपने स्तर पे सब कुछ नहीं कर सकता। अगर इंडस्ट्री, किसान, हॉस्पिटल्स, ये सब आगे आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा इंस्टीट्यूशन सिर्फ ये सर्विसेज देने के लिए नहीं है, सिखाने के लिए भी है, एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के लिए भी है, तब ये बदलाव हम लेके आ सकते हैं। हम सिर्फ टीचर के ऊपर या शिक्षक पे जिम्मेदारी नहीं थोप सकते। कम्युनिटी, हमारे समाज की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारे स्कूलों की या हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी है। तो दोनों तरफ से जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं होंगी। जी जी सर, बहुत बहुत प्रणाम। और आज आदरणीय डॉक्टर विनय स्वरूप मल्होत्रा जी को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का किसान और हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों के किसान आपको सुन रहे हैं। सबसे आपने कई महत्वपूर्ण बात की है, लेकिन समय के अभाव में मैं उनको नहीं कहूंगा, परंतु व्यक्ति की सोच और संस्थान का चयन, हमारा व्यक्ति किस सोच का है, किस विचारधारा का है, संस्थान की क्या गतिविधियां हैं, अगर सरकार इस पर ध्यान देती है, सही हाथ में अगर सही कार्य दिया जाता है तो उसका परिणाम आता है। मैं सर बताना चाहता हूं, जो कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्राप्त हुआ हरिद्वार को, और हमारे मध्य प्रदेश अन्य देश के साथ, अन्य राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में हमने काम किया। मध्य प्रदेश में हमने जो किसानों को प्रशिक्षण दिया, एक माध्यम मिला हमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण, जिसके माध्यम से हम विभिन्न जिलों में पहुंचे और किसानों को हमने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देने के बाद जब किसान हमारे साथ जुड़े, तो ऐसे किसान जुड़े कि आज जो परिणाम आ रहा है, जो आज रमेश चंद्र मेहरा जी कह रहे हैं, अभी शरद वर्मा जी को सुनेंगे आप, हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को सुनेंगे, कई किसान इस स्तर तक पहुंच गए कि हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी 80-85 एकड़ में प्राकृतिक जैविक खेती का काम कर रहे हैं, पूरी 100%। उसमें गौपालन का काम कर रहे हैं, उसमें मछली पालन का काम कर रहे हैं, उसी में मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, उसमें फल सब्जी सारे प्रकार के जो है उसमें वो करें। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा हम पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के माध्यम से हम किसानों के पास पहुंचे, एक माध्यम मिला हमें। दूसरा, उसी में यह जब कोरोना काल आया तो हमने सोचा
क्या करें। आदरणीय पवन सर जी बोले कि अपन क्या कर सकते, किसानों की चिंता कर रहे थे हम लोग। शहरों में तो लोग ऑनलाइन और एक तमाम चीजें कर रहे थे, लेकिन अगर किसान के पास कोरोना पहुंच गया तो बचना मुश्किल है इस भारत को। ये चिंतन किया गया तो हम लोगों ने कहा क्या करें, तो एक सभी किसानों से संवाद करते थे, तो हमने योगाहार कार्यक्रम की शुरुआत की कि हम योग करेंगे और किसानों को सुबह से योग कराएंगे। इस जो हमारा कार्यक्रम चलता था प्रशिक्षण का, उसमें हम सुबह 5 बजे से 6 बजे से योग कराते थे सुबह किसान परिवारों को, सबको बुलाते थे, बहुत उनका क्या उनकी परिवार की बीमारी है, क्या छोटी छोटी बीमारियों का उपाय बताते थे। किसान सुनता था और फिर हमसे जुड़ा। नहीं तो किसान 8 घंटे 6 घंटे बैठने वाला नहीं है, उसको काम होता था। इसमें हमने समय का भी चयन किया सर। हमने सुबह 5:30 बजे से किसान को प्रशिक्षण दिया, 11 बजे तक दिया, और इसके बाद आप किसानी में चले जाओ, शाम को आओ 4-5 बजे आ जाओ, फिर हम देंगे। तो उसी के गांव में जब हमने 2 समय प्रशिक्षण दिया तो किसान ने लिया और बढ़ता गया। वो आज किसान जैविक खेती कर रहा है और ऐसा कर रहा है कि जो हमारे जो कुसुम विश्वविद्यालय सिवनी मालवा में जब एक कार्यक्रम हुआ, पतंजलि सब उन्होंने इनवाइट किया, हम लोगों ने वहां योग शिविर और प्रशिक्षण लगाया। तो वहां से हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी मिर्खी, ग्राम मिर्खी में उनके यहाँ अपने बच्चों को शिक्षा देने का, प्रशिक्षण देने का कार्य किया। आज हमारे शरद वर्मा जी जो इटारसी के हैं, वहां पे किस्सा, अभी जो आदरणीय पवन कुमार जी का जन्मदिन था, तो जन्मदिन मनाने में हमने पौधा लगाए और सारे किसानों ने एक जन जागरण यात्रा निकाली। जन्मदिन पर जन जागरण यात्रा निकल रही है और योगाहार जन जागरण, और वो जाके प्राकृतिक जैविक खेती जन जागरण यात्रा, लगभग 50 गांवों तक वो यात्रा गई। 2 दिन का कार्यक्रम रहा, 10-12 गाड़ी काफले के साथ गई। उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, सत्कार किया, और उसमें प्रेरणा मिली कि कई 4 महाविद्यालयों में ये कार्यक्रम रखा गया, जो सांप सीढ़ी का और सॉइल टेस्टिंग का। बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि हम कैसे उसका समाधान पाए। कई बच्चों के कई महाविद्यालयों के रिक्वेस्ट आए शरद जी के पास, वो बच्चे इनके फार्म पे आए और उन्होंने देखा। इस प्रकार के मेरे जो है, तो आपने जो कहा कि पाठ्यक्रम में बहुत अनावश्यक जो है किताबों में पाठ्यक्रम रख दिया है, जिसका कोई लेना देना नहीं जीवन से, हमारे व्यवहार से कोई लेना नहीं। ये बात हमको आपकी हृदय में उतर गई है। इतना बड़ी बड़ी किताब रख देते, उसका कोई कुछ नहीं रहा। मैंने भी सर छोटे में पढ़ा है, हमने खेत में काम किया है। जो बच्चों को जो गुरुकुल से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने शिक्षा ली है, और वो शिक्षा लेकर के उन्हें स्वामी विवेकानंद जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा है कि अगर वो कर सकते तो हम नहीं क्यों कर सकते। इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज पतंजलि को कहाँ खड़ा कर दिया। उसमें व्यापार भी है, उसमें स्वास्थ्य के, उसमें राष्ट्र सेवा भी है, उसमें राजनीति, सारे विषयों पर उन्होंने किया है। जैसे आपको आज सुना, युगहार में आप आए और हम लोगों को आपसे बहुत ज्ञान मिला है। आपकी सोच को हमने देखा है, आपके विचार को समझा है कि आपने स्पष्टीकरण किया है कि हमारी उद्यमिता विकास का कार्य किस गति में क्यों नहीं चल पा रहा है। उसका कारण है जिन संस्थानों को हम काम देते हैं उनकी सोच होती है पैसे कमाने का, उनका काम करना है सिर्फ हम बच्चों को। हमने, आपने कहा है वो जो कहानी सुनाई है आपने कि मैंने सिखाया है, उसने सीखा या नहीं सीखा ये थोड़ी पूछा है। तो बच्चों को जो थोपा जाता है, और अधिकतर जब हमारे उसको बच्चों को रोजगार देने की वो आती है, जो वो पैसा छोड़ देती है वो संस्थान, सिर्फ सिखाने का पैसा लेकर के वो काम छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो आपने आज कहा है, युगहार में हमारे बहुत हैंडरीच भी है। किसान भाई आपसे बहुत सवाल करना चाहते थे परंतु समय है। मैं अंकित मालो जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमारे चीफ गेस्ट महोदय सवाल करें। मैं मुन्नीलाल यादव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आपको मैंने निवेदन किया जी। सदन को मेरा नमन, सदन को मेरा नमन। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय स्वरूप सर जी को भी मेरा प्रणाम। आपने इतने आसान शब्दों में इतनी अच्छी बात बता दी है कि हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करने वाला मत बनिए, कईयों को नौकरी देने वाला बनिए। और जो आपने कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की बात की है, ये नींव का पत्थर है आने वाले भविष्य का, जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। क्योंकि हमारी जितनी जनसंख्या है, हमारे पास जॉब की इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम लोग सिर्फ सरकारी नौकरी या नौकरी करने में रह गए। और मेरा मानना है कि एक लिमिटेशन है, लेकिन नौकरी देने वाला ज्यादा बड़ा काम कर सकता है। और इसके साथ साथ आपने जो बताया, तो मैं थोड़ा सा जो हमारे यहाँ सिवनी में पीजी कॉलेज है, जहाँ मैं पढ़ाई भी किया हूँ, 12,000 बच्चे पढ़ते हैं लगभग, बहुत बड़ा कॉलेज है हमारे वहाँ का।
और नई शिक्षा नीति में 2 साल से मैं वहाँ कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। पिछले साल जब मैंने पढ़ाया था तो लगभग 8 मतलब अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज थे, उसमें प्रकृति खेती में 8 टीचर आए थे, जिसमें मुझे भी पढ़ाने का सौभाग्य मिला। दूसरी बार जब सबको अच्छी पढ़ाई लगी तो मेरे को नई शिक्षा नीति में लगभग 4,500 बच्चों को अकेले पढ़ाने का मौका मिला, जो मैं लगभग 2 घंटे की क्लासेस लेता था, उनकी 4 क्लास, जिसमें मैथ, साइंस के, इंग्लिश के, कॉमर्स के अलग अलग बच्चे आते थे और मुझे दिल से सेवा होती थी और मुझे उसके बदले पेमेंट भी मिलता था, जो मैं सेवा में लगा देता था, जिसमें मुझे 2 महीने पढ़ाने मिलता था और मुझे दिल से इतनी खुशी होती थी। और जिन गुरुओं ने मुझे पढ़ाए थे वो भी मुझे सर सर बोलते थे, तो मैं उनको प्रणाम करता कि नहीं नहीं आप लोग। और सबसे बड़ी चीज है कि उनको इतना अच्छा इंटरेस्ट लगता था कि वो लोग खुद आके बैठते थे। तो देखिए काम तो चालू हुआ है, जो आपने बोले कि हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने का बहुत अच्छा विजन है। आप जैसे गुरु इतने आसान शब्दों में इतना अच्छी चीजें आप बता रहे हैं, ऐसे आप लोगों के प्रयासों से, सानिध्य से और आप लोगों के गुरु वचनों से मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा और आने वाला हमारा भारत का भविष्य बहुत अच्छा है। एक शायरी के साथ जो आप सब लोग यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो सबके मन की बात है, मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि चाहता हूं देश के युवा छुए आकाश भी, चाहता हूं देश के युवा छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी, पहले बहुत पढ़े बढ़िया। इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो हो, कोई तो हो जिसमें, कोई तो हो उस उन कोई तो हो उन युवा देशभक्तों का अनुयायी भी, कोई तो हो जिनके कोई तो हो जिनके देशभक्ति छाई हो, जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो और भारत देश की करते दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैलों को निर्मल करे, आंसू को व्यर्थ बहने ना दे, गंगा जल करे। कोई तो हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करते दिखे आराधना। कोई तो हो बहुत जो बढ़िया। भीड़ से, कोई तो हो जिसके दिल में कोई तो जो आज बोले कि मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और मैं बोले कि मैं ही हिंदुस्तान हूं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बोल पाए, लेकिन हाँ आप लोगों को फिर से प्रणाम और इतने आसान शब्दों में आपने जो बताया, फिर से पूरी सदन को और आपको हृदय से मेरा प्रणाम। धन्यवाद, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं और कंचन वर्मा आपकी धर्मपत्नी को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कृषक कार्ड से नवाजा है। आपने बहुत उच्च स्तर की खेती की है। मैं शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मुख्य अतिथि जी ने बहुत गहराइयों से बात बताई है, उन्हें भी सादर प्रणाम। सर मैं आज मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली, सीआई में ली, बहुत सारे एग्रीकल्चर, जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में ली बहुत सारी ट्रेनिंग्स। और मैं बताता हूँ कि सरकार के जो माध्यम से हम लोगों ने कॉलेजों से बीडर बीज लाके फाउंडेशन बीज बनाए, तो ये चीजें सर हम लोग कर रहे हैं और आपकी संस्थाओं का काफी हम लोगों ने हमारे जीवन में, खेती में उपयोग किया है। अभी हमारे पवन सर आए हुए थे, तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज में मिट्टी परीक्षण कैसे होता है वो सिखाया बच्चों को और बहुत सारी चीजों की जानकारियां दी कि ऐसे होते हैं। अभी बच्चे लोग हमारे यहाँ पे बच्चे हमारे यहाँ आए खेतों को देखने के लिए। आलू का, छोटे बच्चों को ये नहीं मालूम कि आलू कहाँ लगता है, अरवी कहाँ लगती है। वो आके बड़े प्रसन्न हुए कि भाई ऐसा ऐसा होता है। फिर उन्होंने आके हमारे यहाँ जो जैसे कि गोबर से गमले बनाने सीखे उन लोगों ने, कि कैसे गोबर से बढ़िया गमले बन जाते, गोकास्ट बहुत बनाना बढ़िया। सीखा। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने सीखी तो उन्हें काफी, आज तक उन्होंने कहा कि साहब हम भले किसान के बच्चे हैं पर हमें गोबर छीने में मतलब थोड़ा वो लगता था, लेकिन आपके यहाँ जब हम लोगों ने गमले बनाए तो उन्होंने अपने हाथों से जब गमले बनाए तो उन्हें जो गोबर के प्रति एक दूरी बढ़ रही थी वो वापस आए। तो जो पहले परंपरा थी, छोटे घरों में हाथ से लिपाई करते थे तो जाते थे। आजकल इतनी है कि किसानों के घर भी टाइल्स लग गई हैं और इतना हो गया तो गोबर से दूरियां बढ़ गई हैं। तो लोगों को अंदर में आता कि भाई गोबर कैसे हम हाथ लगाएंगे। अब ये बच्चों के अंदर आने लगा, लेकिन जैसे ही उन्हें गमले बनाने हम लोगों ने, तो वो इतने प्रसन्न हुए कि अरे ये ऐसे। फिर उन्होंने
अभी आपको रमेश ने बताया, तो हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ पे ट्राइकोडर्मा या किसानों को बहुत सस्ते रूप में उपलब्ध कराए। तो हम ट्राइकोडर्मा बना के उपलब्ध योगा कार्यक्रम से बहुत सारी सीखी, तो जो हमारे जीवन में भी बहुत परिवर्तन ला रही। हमने गेहूं के उत्पादन में कृषि कर्मा अवार्ड भी लिया मोदी जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से भी बहुत सारे अवार्ड। मेरे परिवार में लगभग 500 अवार्ड होंगे सर, और बहुत सारे अवार्ड लिए। हमने एक बार पपीते की स्वीटनेस में भी अवार्ड लिया था। तो मिस सुजन हरंडन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थी, वो आई थी देखने की इतना स्वादिष्ट, मतलब इतना स्विस्ट कैसे पपीता होता है, ये चीजें देखने आई थी सर। लेकिन इनके पीछे सर हमें जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका बहुत, जो हमने केवी के बनखेड़ी है, केवी के पोरखेड़ा है, इन लोगों की ट्रेनिंग हमारे जीवन में हमेशा काम आई। आपके जो कृषि मेले लगते हैं, इनसे हमने बहुत चीजें पाई। अब हमने कहाँ पे गुजरात में देखा कि कैसे गमला बनता है, और वहां से छोटी सी मशीन 7-8 हजार रुपए की होगी सर, इतने बढ़िया गमले बनाती है। आज हम लोग गिलकी की, लौकी की पौध उसमें तैयार कर लेते हैं, और वो पौध हम खेतों में स्थापित कर देते हैं। तो उसमें गोबर भी चला गया, गमला पॉलीथीन भी यूज नहीं हुआ, और वो गमले के रूप में लौकी तैयार हो गई। तो ये सारी चीजें, और ये बच्चे बड़े बहुत, लेकिन इतनी जो गहराइयों से आज आपने बात बताई हमें, ऐसा अभी तक मौका नहीं मिला इतनी गहराइयों से सुनने का। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। देखिए, हम लोग जो है, जो आपने बात कही ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि किसान के घर भी टाइलें लग गई हैं। वो सारे जो सुख और जिसे कहते हैं ना भोग विलास में भी फंसते चले जा रहे हैं। ये हम लोग सब विशेष सर्कल में फंस रहे हैं, इनसे हमें बाहर निकलना होगा। जैसे कहते हैं, किसी ने कहा कि साहब पकौड़े और समोसे और ये सब खूब खाए तेल, और उसके बाद बीमार हो गए, तो फल नहीं खाए हमने, बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटल में लोग लेके क्या आए, रिश्तेदार फल लेके आए आपके लिए, आपने वहां पे फल खाए, और जो रिश्तेदार आए थे उन्होंने कैंटीन में समोसे और पकौड़े खाए, फिर वो बीमार हो गए, फिर उनके घर आप फल लेके गए। तो ये हम विशेष सर्कल जिसे कहते हैं ना, उसमें फंसते जा रहे हैं। और हम अपनी जो जो हमारे ट्रेडिशनल चीजें थी, जैसे आपने गोबर की बात कही, इसी तरह जो पॉटरी, अब आपको बताएं, हम बहुत ही मजेदार जो हमारे साथ किस्सा भी, हम गए थे दिवाली पे शॉपिंग करने, तो वहाँ मिट्टी के जो पके हुए जो मिट्टी होती है उसके मग मिल रहे थे, वो लेके आए। उसमें आप चाय पीजिए, और जो आपकी क्ले वाले चाइना क्ले के जो मग है उसमें चाय पीजिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें जो सौंधी महक आती है आपको, कुल्हड़ वाली, सर वो आपके चाइना क्ले में नहीं आती। लेकिन हमें क्या है, शो में हम फंस गए कि चाइना क्ले लेंगे तो बड़ा शो ही, उसमें बड़ा कलरफुल उसको, वो हमें इनसे बाहर आना। हमारी जो वास्तविकता की जिंदगी है उसमें जीना सिखाना पड़ेगा बच्चों को, और वो तभी हो पाएगा जब वो अपने स्कूलों से बाहर निकलें, क्योंकि वो वहां कैद हो गए, वो कैदी बन गए हैं। हम उनको बाहर लेके आए, और उनको जो असली जीवन है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ जीवन है, जो प्राकृतिक जीवन है, जो स्वच्छ हवा का जीवन है, उसमें उनको लेके आए, वापस लेके आना पड़ेगा, नहीं तो वो मोबाइल और कंप्यूटर इसी में ही फंस के रह जाएंगे। सर धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सर। और सर हम बता दें, इस योगाहार कार्यक्रम से जब हम लोग, जैसे हंसने का है हमारे उसमें, तो हमारे उसमें देख रहे लोगों थे, को खून बढ़ाने का, रक्तदान बढ़ता है हमारे उससे। बिल्कुल। ऐसे ही आप जैसे मुख्य अतिथि आ जाते हैं तो बहुत ऊर्जा मिलती है। जी सर, नहीं, प्रणाम हम सर, प्रणाम सर। इसमें संगीत का भी बहुत योगदान है। सर आप लोग जैसे संगीत जो है उसको भी अपनाएं, गाना वाना गाएं, भजन गाएं, ताली जी सर, बजाएं, तो भजन उससे बहुत भजन कुछ। प्रतिदिन होता है सर, बिल्कुल। हाँ, वही, उससे बहुत कुछ आपके जो है शांति भी मिलेगी, स्ट्रेस से बाहर आएंगे। सर हमारे धन्यवाद। हमारे विनय स्वरूप मेहरोत्रा जी भी बहुत अच्छे गाने गाते हैं। अभी जब अवसर आएगा तो इनके भी गाने जरूर सुनेंगे, बहुत सुंदर इनके गाने हैं। ये कराओके मेथड से भी यूज करते हैं। और बाकी अब तो हमें एक संगीत का भी एक और साथी मिल गए हैं जो संगीतमय हमारे योगाहार को बनाएंगे। विनय जी, आपका स्वागत रहेगा जब भी आपको अवसर मिले अपने गाने सुनाने का, फिल्मी गाने हो कोई बात नहीं। हाँ
पकड़े गए सर, पकड़े गए सर, अब पकड़े गए सर। पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सबको ये अवगत करा दिया है ये संगीत के मामले में आदरणीय डॉक्टर साहब का। जी आदरणीय प्रदीप मराठे जी अपनी बात कहें, फिर रामकृष्ण रघुवंशी जी को सुनते हैं। चलिए आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी एक अपनी बात रखें। आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय संवाद करें। समय की वो है थोड़ा सा कम समय में। जी गुरुदेव, टाइम तो खैर क्या है वक्तव्य रखने के लिए बहुत कम पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर विनय साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सदन के समक्ष रखी जिससे हमारे किसानों को लाभ होगा। और निश्चित ही हम जिस आयाम पे पहुंचना चाहते हैं उसमें एक अगर डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान में रखा जाए तो एक मील का पत्थर साबित होंगी। जैसे अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव है वो हमारे फार्म हाउस पे आए थे पोडवाल सर, तो उन्होंने मुझसे पूछा, एक प्रश्न किया था कि यार एक बात बताओ तुम मुझे कि हम 5 लोगों को अगर रोजगार देना है तो 5 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, 5 CR का, जब जाके हम 5 लोगों को वो दे पाते हैं। ये थंब रूल है, मतलब ये गवर्नमेंट की वो इकोनॉमिक्स है इसका कि अगर 5 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जब जाके हम 5 लोगों को दे पाते हैं। आपने इतने छोटे से फार्म पे 5 एकड़ में आप काम कर रहे हो, छोटी सी जगह में इतने लोगों को कैसे आप मैनेज करते हो और कैसे इनका आप ये 5 लोगों को आप पूरा रोजगार दे पा रहे हो। तो हमने यही बोला कि सर अभी देखिए ना, जीवन हर जगह यही चल रहा है। मतलब वही जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो ये सब लोग मकर जाल में फंसाते जा रहे हैं आपको, चाहे वो अमेजॉन हो चाहे वो भी हो। वो आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अमेजॉन पे बेचो यार। तो अमेजॉन पे जाके हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमने रजिस्टर्ड किया सर, और उन्होंने कहा ठीक है बेच देंगे। और फिर एक दिन क्या करेगा अमेजॉन, आपको एक किक आउट कर देगा, एक लात मारेगा, बाहर निकाल देगा। तो मैं इस चीज को फोकस करके चल रहा हूँ कि भाई यू हैव टू बी योर ओन ब्रांड। आपको अपना ब्रांड खुद स्थापित करना है, आपको ब्रांड बनाना है अपना। तो अभी आप अपने ब्रांड बनाने के लिए आपको ऐसे कुछ क्रिएटिव करने पड़ेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ एक साइकिल बनाया कि जिस आदमी ने भोजन श्रृंखला जो फूड चेन है, फूड चेन को में उसने भोजन बचा लिया या उसका साइकिल मेंटेन कर लिया, जिससे भी उसे कुछ लेना पड़े ना देना पड़े, नेचर से ले और नेचर ही उसको दे दे, मतलब इस साइकिल में से उसमें से प्रॉफिट निकाल ले। तो वो मॉडल मैंने यहाँ स्थापित किया है। वो नॉमिनीज में अभी दिल्ली गया भी था पुरस्कार के लिए, लेकिन ये चुनावी राज्य होने के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। तो ठीक है, हमें उसका दुख तो नहीं हुआ, हमने कहा शायद हमें और अच्छा करने का मौका मिलेगा, हम दोबारा अपनी प्रस्तुति देंगे। तो हमने यहाँ सर मैं अभी फार्म हाउस पे ही हूँ, ये जो देख रहे हैं इंटीग्रेटेड मॉडल है, ये इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया है जिसमें हमने क्या किया है कि ऊपर कॉटेज है हमारे गेस्ट के लिए, बीच में बर्ड्स का है, और इसके नीचे आप इधर पे देखेंगे तो इसके नीचे ये पॉन्ड है, आप अगर देख पा रहे हो, शायद ऐसे देखेंगे, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अभी अगर आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो फिश फार्मिंग में दाना किधर से लाएंगे। आज अगर आप दाना लेने जाएंगे ना, ये पॉन्ड है सर, और ये ऊपर का हमारा कॉटेज है। इधर पे हमारे गेस्ट आते हैं खाना आना खाने के लिए, रुकने के लिए। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइड है। तो हमने इसमें दाने को बचाने के लिए बहुत R&D की, और कोई स्कूल नहीं है सर, ये तो सब मैं अभी जितना एनालिसिस करा हूँ कि बच्चों को जो हम लाखों रुपया खर्च करके 20 लाख रुपए आपने खर्च किया आपके बच्चों पे, आपने काय के लिए, पढ़ाई के लिए, कि ये बच्चा मेरा पढ़ाई करके और थोड़ा कहीं अच्छी जॉब कर लेगा या अच्छा कुछ कर लेगा। उसे कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा है, सब फिसड्डी बातें मिल रही है। जितना अच्छा नेचर आपको सिखा सकती है, जितना अच्छा आप अपने परिवेश से सीख सकते हैं, जो नेचर से बड़ा कोई टीचर नहीं है। ये जो फिसड्डी ज्ञान सिखाया जा रहा है, मैं मेरे बच्चे पे भी एनालिसिस कर रहा था, आदरणीय शरद भैया सदन में जुड़े हुए हैं उनसे भी बातें चल रही थी कि यार बच्चों के लिए अपने को फ्यूचर के, अरे फ्यूचर कहाँ है, फ्यूचर यहीं इसी नेचर में है। और ये नेचर आपको इतना कुछ दे सकती है, इतना कुछ दे सकती है कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी कि अभी बच्चे को कब स्कूल भेजना चाहिए, जब वो 9 साल का हो जाए तब उसे विद्यालय में भेजना चाहिए। आप जब उसका खेलने खाने के दिन है और सुसु करने के दिन है, खा के खाली सुसु करने का वो दिन है, तभी आप उसको क्या कर रहे हैं, उधर 2.5 साल में उधर धकेल दिया बच्चे को। फिर इसके बाद फिर आप क्या किए, वो जब उसको और दूसरे काम कर रहे थे, जब तीसरे में तो उसके माइंड को आपने ऐसा ग्रैब कर लिया पूरी दुनिया ने आज की डेट में कि समझ में नहीं, ऐसा भेड़ चाल में चल रहे हैं। वो जा रहा है, अरे ओ विनय साहब का लड़का उस स्कूल में पढ़ रहा है,
तो मेरा भी उधर ही पढ़ना चाहिए, जी है ना। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपके पास चलिए समय के एक अवसर को जाना भी है। आदरणीय पवन जी ने बोला था कि सर को एक समय उनका, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और सर ये योगदान कार्यक्रम, मैं मेरी बाड़ी को एक बात को बोल के विराम दूंगा कि मैं सब में किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ, आप अपना ब्रांड खुद है, खुद अपनी ब्रांडिंग, अपना खुद ब्रांड बनाइए और ब्रांड बना के, और किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये एक ही आदमी है, करोड़ों का है। जो आपको यूआईडी दी है ना सर, ये आधार कार्ड जो दिया है आपको, इसका मतलब है कि आपका रेटिना अलग है और आपके पास, अकेले के पास ऐसे 100 समस्याओं का समाधान है जो किसी के पास नहीं है। ऐसा हर एक व्यक्ति की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, जिसको भारत सरकार ने प्रमाणित किया है, जिसको आधार कार्ड बोलते हैं। वो आपके जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं है। तो हर किसान को बोलना चाहता हूँ सदन के माध्यम से कि हर एक व्यक्ति, हमारे शरद जी हो, प्रदीप जी हो, डॉक्टर किशोर हो, हर एक आदमी यूनिक है और हर एक आदमी के पास 100 समस्याओं का हल है। और आजकल लोग सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमें सॉल्यूशन पे काम करना है। जी ओम, धन्यवाद। जी धन्यवाद रघुवंशी जी। और आज के कार्यक्रम, ये स्वैच्छिक योगहार कार्यक्रम जो किसी न संस्थान न व्यक्ति और हम सब के द्वारा स्वैच्छिक रूप से जो संचालित है, 1000 दिन पूर्ण करने वाला है सर। ये सोच है, ये विचार है। नहीं तो कोई ना कोई संस्थान होता है कि जिसका कोई एक कार्यक्रम होता है तब वो आयोजन करते हैं, लेकिन 3 घंटे आप देखिए, 3.5 घंटे तक कोई व्यक्ति जाता नहीं है प्रतिदिन योग करके। और हम ये खेती किसानी की आपने समृद्ध होने की जो चर्चा करते, ये महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में मैं आज का आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय और उपस्थित सदस्यों का आभार ज्ञापित करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी तक आवाज पहुंच रही हो? जी आदरणीय, आपकी आवाज पहुंच रही है और आपकी आवाज योगहार के माध्यम से, एक माध्यम ऐसा जो समुचित देश के कोने-कोने में पहुंच रही है। और इसी आवाज के माध्यम से अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुख्य अतिथि आते हैं और अलग-अलग डायमेंशन पर बात करते हैं, और वो जो वार्ता होती है वो एक योगदान बन जाती है। ऐसा योगदान जो कि इस भारत भूमि के लिए, इसके मनुष्यों के लिए और इसके रहवासियों के लिए एक मिसाल बन जाती है। जैसे कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय डॉक्टर विनय स्वरूप सर, आप आए और मुझे प्रसन्नता और भी हो रही है कि जिस विश्वविद्यालय से आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही जो उच्च शिक्षा ग्रहण की, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। और आदरणीय पवन सर और कई लोग उस विश्वविद्यालय से निकले, और ऐसा विश्वविद्यालय और वहाँ से निकले हुए जो विद्यार्थी हैं, आज देश के और विदेशों के अलग-अलग भागों में मानव उत्कर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज आपने कौशल विकास की बात करी, वास्तव में ये हमारे जितने भी आज तक के योगहार के कार्यक्रम हुए, उनमें से एक नया और एक मील का पत्थर साबित होगा, जैसे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने कहा है। और किसानों के पास का था, लेकिन समय की बहुत सारे हैंडरेज भी थे, लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से, सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आज के मुख्य अतिथि जी से पुनः निवेदन करूंगा कि जल्दी हम आप से संपर्क करेंगे। और जैसे पवन सर ने कहा है कि आप योगहार के इस मंच पर बने रहेंगे, तो हम आप से संगीत गीत भी सुनेंगे, ताकि हमारी प्रेरणा और गाढ़ी हो और प्रखर हो। और इसी क्रम में समय को ध्यान रखते हुए मैं सभी उपस्थित सदस्यों के माध्यम से आज की मुख्य अतिथि जी डॉक्टर विनय स्वरूप सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इस योगदान में जो आपने ये माला, ये जो मन का पिरोया है, इसको हम आगे लेकर के स्कूलों में, गाँव में किसानों के बीच जाएंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि योग और आहार का ये जो मंच है, इसी बात के लिए समर्पित है। और इसके साथ ही आज के जो मुख्य योग शिक्षक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस क्रम में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
और इसी क्रम में पतंजलि की सभी शाखाएं, उपशाखाएं, विभिन्न प्रदेशों से उपस्थित किसान प्रतिनिधि और अन्य संस्थाओं के सदस्य जो जुड़े हुए हैं। और इस क्रम में आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अंकित मालू जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बनी सिंह बगावत जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल जी, डॉक्टर विनय स्वरूप सर जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, और हमने सुना उनसे कौशल विकास की महत्वता और हम कैसे उसके साथ आगे बढ़े। डॉक्टर शेखर कपूर जी, आपकी कमेंट्स भी आए हैं, हम उनको देखेंगे और संभवतः जल्दी आपको सुनेंगे। हमारी बहन कल्पना कोठले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी, मणिपाल गोदराज जी, हमारे अग्रज आदरणीय भाई साहब मुनीलाल यादव जी, नीलकंठ सामले जी, ओंकार नाथ जी, हमारे आदरणीय पवन सर जी, और आदरणीय राहुल कुमार वासले जी, आप भी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। रामाधार, आदरणीय रामाधार जी, कल हमने आपको सुना प्रश्न के रूप में, और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय संजय नेथानी जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, और हमारी योगा टीम के सभी सदस्य, और साथ में रंजना बहन जी, और वे सभी आदरणीय सदस्य जो लेफ्ट भी हो गए हैं, जो उपस्थित हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी आदरणीयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर जुड़ेंगे अगली कड़ी के रूप में, और आज जो मुख्य अतिथि जी ने जो बातें कही हैं, उनको, उनके सार को आगे ले जाते हुए हम अपने कार्यों में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।